इस बीच खबर है कि रूस के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने एक बार फिर अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे दी। पिछले 100 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और अमेरिका समेत नेटो के तमाम देश ज़ेलेंस्की को मदद के तौर पर घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे रूस तिलमिलाया हुआ है। रूस को यह बात अच्छी तरह पता है कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन अब तक उसके सामने खड़ा है और अगर उसे नेटो देशों का साथ नहीं मिलता तो अब तक रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा जमा चुकी होती। इसी वजह से रूस यूक्रेन की जंग में दखल देने वाले देशों पर एटम बम गिराने की धमकी दे रहा है। रूस के एक पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल येवगेनी बुजिंस्की ने अमेरिका को यह धमकी दी कि अगर बाइडेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो रूस अपनी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब पुतिन फैसला लेने वाले किसी सेंटर की बात करते हैं तो उनका मतलब परमाणु हथियारों से होता है, न कि रॉकेट लॉन्चर से। और अगर ऐसे हथियार सामने आएंगे तो फिर ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं होगा बल्कि एक परमाणु युद्ध होगा। असल में अमेरिका ने यूक्रेन को हाई मार्च यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने का फैसला लिया है, जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं। इसी बात से परेशान रूस अमेरिका को आर पार की जंग की धमकी दे रहा है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच दुनिया भर में हथियारों की मांग बढ़ गई। दावा है कि रक्षा से जुड़े हथियार और दूसरे उपकरण बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से कई देश हथियारों का सौदा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जर्मनी ने भी बोइंग के साथ CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने का सौदा किया। बताया गया कि इसके अलावा भी दोनों के बीच कई लड़ाकू विमानों की खरीदारी पर बातचीत चल रही है। खबर है कि जर्मनी ने बोइंग से 60 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने की डील की है। बताया गया कि जर्मनी अब अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 107 अरब डॉलर खर्च करेगा, जो भारतीय रुपयों में करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए हैं। दावा है कि जर्मनी ने 2020 में भी बोइंग और लॉकहीड के साथ कई सौदे किए थे, लेकिन बाद में उसने डील को महंगा बताकर रद्द कर दिया था। लेकिन अब जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है तो जर्मनी ने फिर बोइंग के साथ लड़ाकू विमान और दूसरे हथियारों का सौदा करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपनी सेना की ताकत को और बढ़ा सके। यही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं। दावा है कि कई देश बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ लड़ाकू विमानों और हथियारों के लिए लगातार बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ देश चाहते हैं कि जंग लंबी चले ताकि इसकी आड़ में हथियारों का कारोबार जमकर हो। बताया गया कि लॉकहीड मार्टिन जल्द कुछ देशों के साथ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी कई डील कर सकता है। खबर है कि दुनिया के कई देश उससे PAC-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दावा किया गया कि बीती 30 मई को दक्षिण कोरिया ने इसी से जुड़ी एक डील को मंजूरी भी दे दी। खबर है कि इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की होड़ इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ढेर करने की ताकत रखता है। उधर नेटो में एंट्री का सपना देख रहे स्वीडन ने एक बार फिर यूक्रेन की मदद की। उसने यूक्रेन को 102 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 791 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, पैसे के साथ स्वीडन ने कई तरह के हथियारों को भी यूक्रेन भेजने की बात कही। बताया गया कि रूसी फौज से लड़ने के लिए वो कई रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर की एक खेप यूक्रेन भेजेगा। दावा किया गया कि स्वीडन जिन हथियारों को भेजने वाला है उनमें एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के साथ 5000 एंटी टैंक लॉन्चर और 90 असॉल्ट राइफलें होंगी। खबर है कि ये 1939 के बाद पहला ऐसा मौका है जब स्वीडन ने युद्ध लड़ रहे किसी देश को हथियारों की मदद की हो। दावा है कि स्वीडन जल्द नेटो में एंट्री चाहता है और इसीलिए वो लगातार यूक्रेन को किसी न किसी तरह से मदद पहुंचा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश का एक और दावा सामने आया। इस बार अमेरिका के अखबार ने एक रिपोर्ट छापी जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति को मारने की प्लानिंग उनके करीबियों ने ही की और वो इसे मार्च के अंत में अंजाम देना चाहते थे। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुए। कुछ ऐसा ही दावा ब्रिटेन के अखबार मिरर के हवाले से करीब हफ्ते भर पहले किया गया था। उसके मुताबिक पुतिन को मार्च नहीं बल्कि फरवरी में ही मौत के घाट उतारने की योजना बनाई जा चुकी थी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बताया कि पुतिन को मारने की कोशिश उनके करीबी लोगों ने ही की, लेकिन इस बात को रूस के रक्षा मंत्रालय ने दबा दिया। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया में कई बार ये आरोप लगाया गया कि पुतिन कैंसर के मरीज हैं और उनके पास अब चंद दिन ही बचे हैं। कि रूस ने पुतिन के बीमार होने की खबर को खारिज किया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि उनको कैंसर है। सिर्फ यही नहीं, आशंका तो रूस में तख्ता पलट की भी जाहिर की गई। मिरर के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा किया गया कि बीमारी का बहाना बनाकर पुतिन से कुर्सी छीनी जा सकती है। Whether it's cancer or Parkinson's, it probably is, but we can't be entirely sure. But it's certainly having a very serious impact on the governance of Russia. हालांकि दावे और आशंकाओं का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि अगर तख्ता पलट होता है तो रूस के कानून के मुताबिक वहां के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तिन अगले 90 दिन तक या फिर दोबारा चुनाव होने तक सत्ता संभालेंगे।
वहीं अगर पुतिन की मौत हो गई तो उनके करीबी निकोलाई पेट्रुशेव को उनका उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, जो रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के चीफ रह चुके हैं और यूक्रेन को रूस में मिलाने के कट्टर समर्थक भी हैं। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के एक ट्रक को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि हथियारों से भरा ट्रक रूस के सैन्य ठिकाने की तरफ जा रहा था, जिस पर यूक्रेन के जवान आसमान से नजर बनाए हुए थे। वीडियो में दिखा कि हथियारों से भरा वो ट्रक शहर से होते हुए हाईवे पर जा रहा था। जैसे ही वो शहर से निकलकर सुनसान रास्ते पर पहुंचा, यूक्रेन के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हुआ। हालांकि ट्रक फिर भी आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी दूसरा धमाका हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हथियारों का जखीरा होने की वजह से ट्रक में तेजी से आग भड़की, जो काफी देर बाद बुझाई जा सकी। यूक्रेन को डर सताने लगा है कि पुतिन इस बार एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद काला सागर में कुछ बहुत बड़ा होने की खबर है। यूक्रेन का दावा है कि इस बार का पुतिन का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है, जिसके लिए रूस की नौसेना पूरी तैयारी कर चुकी है। पहले से काला सागर में रूस की फौज की तैनाती बहुत बड़ी है, लेकिन इस बार रूस की फौज के 12 बहुत बड़े जहाजों को यूक्रेन की सीमा के पास भेजने का दावा है। यूक्रेन ने दावा किया कि इतनी बड़ी तैनाती के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान है। यूक्रेन के तकरीबन सभी बंदरगाहों पर रूस पहले ही पूरी तरह कब्जा कर चुका है। शंका ये जताई जा रही है कि अब रूस के टारगेट पर ओदेसा है, जिस पर वो पूरी तरह कब्जा करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता है, क्योंकि काला सागर और अजोव सागर में लगने वाली यूक्रेन के लगभग सभी बंदरगाहों पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन ओदेसा अकेला है जहां अब तक रूस कब्जा नहीं कर पाया है। ओदेसा पर कब्जा होते ही यूक्रेन के लगभग सारे समुद्री तट पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में हो जाएंगे। इसीलिए काला सागर में इस बार की पुतिन की तैयारी पर अटकलों का बाजार गर्म है। यूक्रेन को इसलिए डर सता रहा है क्योंकि 12 बड़े जंगी जहाजों के जरिए रूस की नौसेना बहुत कुछ कर सकती है। 12 जहाजों के जरिए पुतिन हजारों सैनिकों को यूक्रेन पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हथियारों का इतना बड़ा जखीरा पहुंचाया जा सकता है जितना अब तक यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल न हुआ हो। अटकलें तो ये भी हैं कि पुतिन का प्लान तो कीव पर कब्जे का ही है। युद्ध के 100वें दिन यूक्रेन का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने माना है कि उनके देश के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन में छिड़ी भयानक जंग के बीच ये बयान बहुत अहम है, क्योंकि डॉनबास भी अब यूक्रेन के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है और रूस की सेना वहां ऐसी ताकत के साथ लड़ रही है कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डॉनबास में उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। नेटो के महासचिव ने भी वही बात कहकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक को टेंशन दे दी, जो कि यूक्रेन और कई रक्षा विशेषज्ञ कुछ वक्त से कह रहे हैं। नेटो के चीफ ने भी माना कि यूक्रेन की जंग अभी लंबी चलेगी। लेकिन इसके साथ ही नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बार फिर दोहराया कि नेटो रूस से सीधी लड़ाई नहीं चाहता। नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन का साथ दे रहे देशों को आगाह किया और कहा कि हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस को ताकत दिखाने के लिए नॉर्वे में नेटो ने बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल में नेटो के दूसरे देशों के साथ रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन ने भी हिस्सा लिया, जबकि ये दोनों देश नेटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी इस सैन्य अभ्यास में स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल हुए। हालांकि पिछले महीने ही दोनों नेटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिसका रूस लगातार विरोध करता रहा। असल में पुतिन के विरोध की वजह यह है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही रूस के पड़ोसी देश हैं और दोनों के साथ वो एक लंबी सीमा साझा करता है, और अगर ये दोनों देश नेटो में शामिल हो गए तो इस सैन्य संगठन की सेना रूस के दरवाजे तक पहुंच जाएगी, जो पुतिन को मंजूर नहीं है। उधर यूक्रेन में भयंकर जंग के बीच दावा किया गया कि अमेरिका रूस को जैविक हथियारों के चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस ने दावा किया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए फंड भेज रहा है और उसकी कोशिश है कि वो रूस को बंदूक और बम जैसे हथियारों से नहीं, बल्कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे जैविक हथियारों से हराए, जिसके बाद अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन युद्ध शुरू होने के 3 महीने बाद रूस ने फिर से वही बात की। इस बार तो उसका डर दुगना हो चुका है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि हथियारों से लड़े तो वो जीत जाएंगे, लेकिन जैविक हथियारों से जीतना करीब करीब नामुमकिन है। रूस में इस मामले पर बैठक भी हुई, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेरिका रूस के चारों तरफ प्रयोगशालाओं की बेल्ट बना रहा है और इसके लिए वो यूरोप के देशों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें यूक्रेन भी शामिल है, जहां की राजधानी कीव में उसका जैविक हथियार बनाने का मुख्य कार्यक्रम चल रहा है।
रूस का मानना है कि कीव वो जगह है जहां से अमेरिका रूस को जैविक हथियारों के शिकंजे में फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे अमेरिका और यूक्रेन के बीच जैविक हथियारों को फैलने से रोकने के लिए समझौता हुआ था और दोनों देशों ने 2005 में कसम खाई थी कि वो न तो जैविक हथियार बनाएंगे और न ही बनाने वालों को बख्शेंगे। लेकिन रूस को लग रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन हाथी की तरह हैं, जिनके दिखाने के दांत और खाने के दांत और हैं, यानी कि दोनों कहते कुछ हैं और करते कुछ। रूस के वैज्ञानिक दो टूक बोल रहे हैं कि रूस को जैविक हथियार के जाल में फंसाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो они не просто занимались подготовкой, но и Украина использовала такого рода. उसका आरोप है कि अमेरिका झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। रूस ने दावा किया कि अमेरिका ने जो साजिश रची है उसे पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो जैविक हथियार इस तरह से चलाएगा कि लगेगा कि प्राकृतिक महामारी आई। मतलब दुनिया को यह महसूस होगा कि लोग मौसम बदलने से बीमार पड़ रहे हैं। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका रूस में बायो टेररिज्म फैलाने वाला है और इस काम में 1998 के बाद से कीव की कई एजेंसियां जुटी हुई हैं, जो वहां नाम बदलकर काम करती हैं। ये एजेंसियां रूस और यूक्रेन के लोगों के काफी हद तक एक जैसे होने का फायदा उठाने की प्लानिंग कर रही हैं और कीव की प्रयोगशालाओं में एंथ्रैक्स और क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस के बारे में स्टडी कर रही। रूस ने दलील दी कि अमेरिका की एजेंसी के नाम में ही बहुत कुछ छिपा है। उसे लगता है नाम की वजह से उसके काम का अंदाजा लग जाता है और इसी वजह से अमेरिका ने उसका नाम बदलकर द यूएस आर्मी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेज रख दिया। लेकिन रूस ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका ने केवल अपनी संस्था का नाम बदला, काम नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए उसने आंकड़े भी दिए और दावा किया कि अमेरिका ने खार्किव, लीव, ओडेसा और कीव से 4000 लोगों का सैंपल लिया है जिन पर वो हैंटावायरस का प्रयोग करेगा। रूस के मुताबिक इन शहरों से 400 और लोगों के सैंपल भी लिए गए जिन पर क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के वायरस का टेस्ट होगा। रूस इससे पहले भी अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार करने वाली लैब को आर्थिक मदद देने का आरोप लगा चुका है। अब की बार रूस पूरी तैयारी से सामने आया है। इस बार उसका डर भी बढ़ा है क्योंकि यूक्रेन समेत यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ उसका 36 का आंकड़ा है और अमेरिका उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। वो यूक्रेन और रूस की सीमा से लगने वाले उसके दुश्मन देशों में जैविक हथियार बनाकर रूस को थोड़े समय में ही चित कर सकता है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस फैलने के बाद अमेरिका पहला देश था जिसने चीन पर उंगली उठाई थी, क्योंकि चीन पर आरोप लगा था कि उसने अपनी वुहान लैब में ऐसा वायरस बनाया जिसने दुनिया भर में मौत का तांडव किया। ऐसे में रूस ने अमेरिका पर सवाल उठाकर उसका दांव पलटने की कोशिश की, क्योंकि अगर इस बात पर मोहर लग गई कि बाइडेन पुतिन के देश में बैक्टीरिया और वायरस से हमला करेंगे तो उनकी खूब थू-थू होगी। यूक्रेन की जंग के 100 दिन पूरे होने पर अमेरिका ने पुतिन पर करारा वार किया और उनके एक बेहद करीबी शख्स पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका इससे पहले भी पुतिन के कई खास लोगों पर सैंक्शन लगा चुका है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने पुतिन के मनी मैनेजर बताए जाने वाले अरबपति सिर्गेई राउदगिन को भी निशाने पर ले लिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिए। सिर्गेई राउदगिन रूस के वो बिजनेसमैन हैं जिन्हें पुतिन का बेहद करीबी दोस्त बताया जाता है। कहते हैं रूस के बाहर पुतिन की जितनी भी संपत्ति है उसकी देखरेख राउदगिन ही करते हैं और तो और उन्हें पुतिन की एक बेटी का गॉडफादर भी बताया जाता है। अपने नए प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका ने 2 लग्जरी यॉट और 2 प्राइवेट जेट भी लपेटे में ले लिए। यूक्रेन में जंग के बीच अमेरिका का अगली पीढ़ी का सीक्रेट फाइटर जेट करीब तैयार हो चुका है। यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया। खबर है कि अमेरिका अपने सीक्रेट हथियार को ऐसे बना रहा है कि किसी को भनक तक न लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका का सीक्रेट फाइटर जेट जब तैयार होगा तो वो दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट होगा। मतलब ये कि अमेरिका आसमान में एक ऐसा लड़ाकू विमान उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है जिसे देखकर दुश्मन दांतों तले उंगली दबा ले। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि सीक्रेट फाइटर जेट का काम तीसरे दौर में है, जो बहुत गंभीर है और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। मतलब ये कि अगर ये स्टेज सफल रही तो अगले कुछ सालों में दुनिया अमेरिका के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान को देखेगी। अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम से जुड़ी सीमित जानकारी ही दुनिया के पास है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि दुश्मन को उसके इस ताकतवर हथियार की भनक लगे, क्योंकि चीन की नजर उसके हर सुरक्षा कार्यक्रम पर है और ये जानने के लिए बेताब रहता है कि अमेरिका अपने सुरक्षा क्षेत्र में क्या नया करने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम पर पानी की तरह पैसा बहाया है, क्योंकि वो चाहता है कि 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उसके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की जगह ले।
कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चला रहा है। उधर रूस के कुछ सैनिकों का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बदइंतजामी के लिए पुतिन पर अपनी भड़ास निकालते दिखाई दिए। इससे पहले यूक्रेन कई बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर यह आरोप लगा चुका है कि वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए 30,000 से ज्यादा सैनिकों को मरने के लिए भेज चुके हैं।